हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी चर्चा हो रही थी भारत के जलवायु को लेकर। उसमें फिर हमने देखा कि मानसून की जो उत्पत्ति, इसके सिद्धांत कौन कौन से और किस किसने सिद्धांत दिए हैं। पहले हमने बात की थी जो अरबी भाषा का मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, और मौसम का मतलब होता है ऋतु। अलमसुद्दीन ने सर्वप्रथम यह बताया था कि हिंद महासागर के अंदर निम्न वायुदाब सॉरी उच्च वायुदाब के केंद्र बनते हैं और भारत के अंदर निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, तो वहां से जो हवाएं चलती है वो मानसूनी प्रकार की हवाएं चलती है। उसके बाद में हमारी बात हुई थी एडमंड हेली की, जिसने ताप संकल्पना बताई थी। उन्होंने जो ताप संकल्पना बताई थी वो बहुत ही इजली तौर पे बता दी, यानी कि जैसे उन्होंने बता दिया कि जो मौसम दिन के अंदर जो हवाएं परिवर्तन होती है स्थल रूप और जल रूप की, उसी आधार पर उन्होंने स्थल रूप और जल रूप के आधार पर ही मानसून की उत्पत्ति को बता दिया। इसके बाद में हमने की फ्लोन की गतिक संकल्पना वायुदा पेटियों का खिसकाव। उन्होंने बताया कि जो भारत में जो मानसून आता है वो वायुदा पेटियों के खिसकाव के कारण आता है। जो वायुदा पेटियां है वो अगर ग्रीष्म ऋतु के अंदर कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है, अगर शीत ऋतु की तरफ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। अब अगला जो आधुनिक मत आता है वो आधुनिक मत आता है जेट स्ट्रीम का, YTM देगा। उन्होंने उन्होंने ये बताया कि जो सभी ये मान रहे हैं कि ITC-Z का भारत के ऊपर प्रभाव होने के कारण भारत के मानसून की उत्पत्ति होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि मानसून तो भारत के ऊपर अप्रैल और मई के महीने में सॉरी ITC-Z तो भारत के धरातल पे मई और अप्रैल के मध्य स्थित हो जाता है। तो फिर जो मानसून है वो 1 जून से पहले क्यों नहीं आता है? उन्होंने ये बताया कि भारत के ऊपर जो मानसूनी प्रकार की जो दशाएं बनने के लिए ITC-Z को कारण माना जा रहा है। तो ITC-Z तो उष्ण अंतर कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, जो भूमध्य रेखा पे बनता है वो बारिश ग्रीष्म ऋतु के अंदर बात करते हैं, तो कहाँ पे भारत के अंदर स्थित हो जाता है वो। जो व्यापारिक पवनें ITC-Z तक पहुंचने के लिए क्या करती है, गमन करती है। तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध प्रवेश करते हैं, अपने फ्लोन के नियम है जो दाएं ओर की तरफ अनुसरण करते हुए भारत के अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन जेट स्ट्रीम का जो मत है YTM मोदी ने बताया, उन्होंने कहा कि जो ITC-Z की बात करें मानसून की उत्पत्ति को लेकर, तो ITC-Z है वह तो भारत के अंदर मई अप्रैल और मई के अंदर ही स्थापित हो जाता है। जब अप्रैल और मई के अंदर स्थापित हो जाता है तो भारत में जो मानसूनी पवन है, जो मानसून है वो 1 जून से पहले क्यों नहीं आता है? तो उन्होंने ये बताया कि इन सभी ITC-Z जेड भारत के अंदर स्थित होता है, ये बात अच्छी है इनकी, यानी उन्होंने जो मत दिया वो अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद मानसूनी धाराएं जो भारत के अंदर 1 जून से पहले नहीं आने का कारण यह है कि ITC-Z के ऊपर वायुमंडल के अंदर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है। जो जेट स्ट्रीम जो धाराएं चलती है वो भारत के ऊपर प्रभावित होती है। तो भारत के अंदर उस तापमान के कारण जो निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, जो वायुमंडल के अंदर जो हवा है वो गर्म होती है और हल्की होती है, ऊपर उठती है, तो ITC-Z क्या उनको ऊपर उठने नहीं देता है। जब ये ऊपर उठ के हिंद महासागर के अंदर नहीं उतरेगी, जब तक मानसून भारत के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जैसे जैसे जून का महीना आएगा तो ITC-Z क्या है कि अपने भारत की मूल जो धरातली क्षेत्र वहां पे स्थित हो जाएगा। इसके बाद में जो ऊपर चलने वाली जो जेट स्ट्रीम है वायुमंडल के अंदर, वो भी क्या करेगी, जून आते आते भारत संपूर्ण भारत से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अगर संपूर्ण भारत से अगर जेट स्ट्रीम हट जाएगी जून के महीने तक, तो वहां पे जो निम्न वायुदाब के जो केंद्र बन रहे हैं, जो हवाएं हैं वो गर्म होके वहां वो हल्के के ऊपर उठ रही है, तो हिंद महासागर के ऊपर क्या कर रही है, उतर रही है वापस नीचे। यानी कि निम्न वायुदाब केंद्र से उठेगी तो यहाँ पे जो स्थान खाली होगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब वाले स्थान से हवाएं चलना प्रारंभ कर देगी। और जब ये हवाएं उठेगी और हल्की होगी तो वहां पे कहाँ पे उतरेगी, जहाँ पे उच्च वायुदाब है। तो उन्होंने YTM मोदी ने ये बताया कि जो मानसून है उसकी भारत में प्रवेश करने को लेकर एक ITC-Z कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जब तक ITC-Z के उप में स्थान ग्रहण करने के बाद, जब तक वायुमंडल में चलने वाले जेट स्ट्रीम पूर्णतः भारत से नहीं हटेगी या भारत के मध्य से किसी के ऊपर नहीं उत्तर की तरफ नहीं जाएगी, जब तक भारत के अंदर मानसून प्रवेश नहीं करेगा। ये किसने बताया था? आधुनिक मत जेट स्ट्रीम का, सॉरी जेट स्ट्रीम की जो अवधारणा किसने दी थी? YTM ने। अब इसकी बात कर लेते हैं जो आधुनिक मत है जेट स्ट्रीम संकल्पना। YTM होती ये जो संकल्पना है आधुनिक मत जेट स्ट्रीम्स की संकल्पना YTM मोदी की, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए भारत है,
भारत में जब आईटीसीजेड मध्य भारत तक क्या हो जाए स्थापित हो जाता है। अभी आईटीसीजेड जब तो यहाँ भारत में स्थापित हो गया अप्रैल मई के आसपास, तो जून से पहले धाराएं इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि इससे ऊपर वायुमंडल में क्या चलती है, जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। जेट स्ट्रीम धाराएं क्या हवाएं क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी इसको वैसे पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात कर सकते हैं। जब तक भारत की इस वायु जो आईटीसी जेड है, यहाँ से जब तापमान अधिक होगा, यहाँ पर जो वायुमंडल में जो हवाएं हैं वो हल्की होकर जब तक ऊपर नहीं उठेगी, जब तक यहाँ पे मानसून प्रवेश नहीं कर, क्योंकि जब तक वो स्तर खाली नहीं है, कोई स्थान में हवाएं या कोई भी वस्तु जब वहां पे आ सकती है जब तक कि वहां पे कोई स्थान खाली हो। जब आईटीसी जेड में यहाँ पे जो गर्म हवाएं हो रही है वो शुष्क हो रही है और ऊपर उठ रही है, तो जैसे ऊपर उठेगी तो ऊपर क्या आएगी, जेट स्ट्रीम जो पवनें चल रही है पश्चिमी, तो ये इनको क्या करेगी, ऊपर उठने नहीं देगी और हिंद महासागर ऊपर उतरने नहीं देगी। जब तक आईटीसी जेड ऊपर रहेगा जब तक मानसून भारत में प्रवेश नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि जून के महीने आते आते संपूर्ण भारत से जो जेट स्ट्रीम जो धाराएं है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ये समाप्त होती है तो यहाँ पे आईटीसी जेड या भारत में जो निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, यहाँ से हवाएं शुष्क होती है, ऊपर उठती है, हल्की होकर हिंद महासागर के नीचे, हिंद महासागर के ऊपर उतरती है। जब वहां पे उतरेगी तो वहां पर जो भारी पवन है उनको क्या करेगी, धकेलेगी। जब वहां से धकेलेगी तो भारत के अंदर मानसून का क्या होगा, प्रवेश होगा। तो 1 जून के आसपास कहां पे इसका प्रवेश होगा, केरल में। ये संकल्पना है किसकी, वाईटी यम महोदय की, उन्होंने ये चीज बताई है। अब आगे देखेंगे तिब्बत का जो पठार, इसके बारे में संकल्पना दी गई है वो क्या है। अगला जो सिद्धांत है तिब्बत का, जो तिब्बत का जो पठार है उसको लेकर जो सिद्धांत दिया किसने दिया है, कोंटेश्वर महोदय ने। तिब्बत का पठार किसने दिया, कोंटेश्वर महोदय ने। अब जो तिब्बत का पठार है इसको लेकर जो कोंटेश्वर महोदय ने जो मत दिया है, इनका ये जो मत है वो क्या है। कोंटेश्वर महोदय ने यह बताया कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर गमन करता है तो जब जो तिब्बत का पठार है वो धरातल से लगभग 4000 मीटर की क्या ऊंचाई पर है, जब धरातल से ऊंचाई पर है तो इसका जो औसत तापमान है वो अन्य आसपास के क्षेत्रों से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। जब ये तापमान बढ़ता है, निम्न वायुदाब की दशाएं विकसित होती है, तो एक तो कारण इसका जिम्मेदार है ये। दूसरा इसने ये बताया कि जब इसमें शीत ऋतु रहती है, जब मानसून का आगमन होता है, उससे पहले तिब्बत के पठार के दक्षिणी में उत्तर में दोनों तरफ क्या है, जेट स्ट्रीम जो धाराएं वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती है तो इन्होंने कहा कि जो तिब्बत का पठार है इससे जो निम्न वायुदाब केंद्र बन रहे हैं, यहाँ पर जो कि चक्रवाती प्रति चक्रवाती जो दशाएं बन रही है, ये जो प्रति चक्रवात का विकसित होना, और जैसे मानसून उत्तर की तरफ आएगा तो दक्षिण जो जेट स्ट्रीम है तिब्बत के पठार के, वो यहाँ से समाप्त होकर उत्तर की तरफ स्थापित होना। दो कारण इन्होंने जिम्मेदार बताया कोंटेश्वर ने कि जो तिब्बत का पठार है इसके दोनों तरफ जेट स्ट्रीम धाराएं क्या होती है, प्रवाहित होती है। इन्होंने बताया कि जब यहाँ पर जो धरातल से लगभग 4000 मीटर की दूरी पे है, ऊंचाई पर है, तो इसके तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगा, अंतर होगा। जब ये अंतर होगा, जो तापमान ज्यादा रहेगा तो ये जो धरातली क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र, वो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा, और यहाँ से गर्म होकर जो हवाएं ऊपर उठेगी, लेकिन इन हवाओं को जब तक ये जेट स्ट्रीम प्रभावित होती रहेगी इनको निकलने का मौका नहीं देगी जब तक मानसून का आगमन नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि ये जो दक्षिणी जेट स्ट्रीम है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, यानी उत्तर की ओर खिसक जाएगी। तो एक कारण तो ये बताया उन्होंने कि जो दक्षिणी जो जेट स्ट्रीम है तो ये समाप्त हो रही है, और एक उन्होंने ये कारण बताया कि जो पठारी क्षेत्र है तिब्बत का पठार का, वो गर्म होकर यहाँ पर जो प्रतिचक्रवाती जो दशाएं बन रही है, यानी यहाँ पे जो प्रतिचक्रवात का क्या होगा, विकसित होगा। जब प्रतिचक्रवात यहाँ से विकसित होगा तो इसका जो केंद्र है वो यहाँ से उठ के कहां पे उतरेगा, हिंद महासागर में उतरेगा। कहां पे उतरेगा, हिंद महासागर में। जब यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाएं उतर के भूमध्य रेखा के क्षेत्र पे उतरेगी तो इससे जो प्रतिचक्रवाती दशाएं बन रही जेट स्ट्रीम, इन्हें नाम दिया गया पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो प्रतिचक्रवाती दशाएं क्या हो रही है कि जब यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है गर्म हो रहा है, यहाँ पे हवाएं गर्म और हल्की होकर ऊपर उठ रही है, तो प्रतिचक्रवाती दशाएं बन रही है वो यहाँ से उठेगी और कहाँ पे जाके उतरेगी,
भूमध्य रेखा के ऊपर। तो वहां पर जब ये उतरेगी तो वहां पर इसका जो नाम है वो दिया जाएगा पूर्वी जेट स्ट्रीम। जब भूमध्य रेखा के क्षेत्र में हिंद महासागर में उतरेगी तो वहां पर जो बाहरी पवन है उनको फ्रेशर मिलेगा, तो दबाव बढ़ेगा, तो वहां से दबाव बढ़ेगा तो हवाएं क्या होगी, उत्तर की ओर विकसित होगी, भारतीय मानसून के रूप में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो ये जो संकल्पना है तिब्बत के पठार की, ये दी थी किसने, कोंटेश्वर महोदय ने। उन्होंने कारण बताया कि जो तिब्बत का पठार है वो धरातल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ पे जो औसत तापमान है वो 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री तक सेल्सियस ज्यादा प्राप्त होगा, और यहाँ पे ज्यादा प्राप्त होगा तो निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, हवाओं को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब यहाँ से, लेकिन इसे जो आईटीसी जेड है वो अप्रैल मई में स्थापित हो जाता है, लेकिन जब तक यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम की धाराएं प्रवाहित होती है, जो शीत ऋतु के अंदर बात करते हैं, जो माउंट की वर्षा करवाती है, तो जब तक दक्षिणी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार में है वो जब तक उत्तर में स्थापित नहीं होगी, जब तक मानसून भारत में प्रवेश नहीं करेगा। एक तो इसका उत्तर की ओर स्थापित होना, यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम उनका प्रतिचक्रवाती रूप धारण करके पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में भूमध्य रेखा की तरफ चलना, भूमध्य रेखा की तरफ चलना, और वहां पर जो उच्च वायुदाब है वहां पर नीचे उतरना, और वहां से हवाओं को प्रेशर डालना। एक बात इनकी हो गई। दूसरी बात ये देखते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है इनकी धाराओं की जो गति है वो क्या रहती है, जो जेट स्ट्रीम है इनकी जो प्रवाह है वो कितना रहता है। जेट स्ट्रीम की गति रहती है कितनी, 150 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रहती है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे के तौर से रहती है। अब ये हो गई बात किसकी, कॉन्टेक्स्ट जेट स्ट्रीम की गति। एक बार ये पूछा गया जेट स्ट्रीम की गति क्या है पवनों की, तो 150 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। अब इसके बाद में YTM मोदी ने यह बताया कि जो प्रति चक्रवाती दशाएं बन रही, कॉन्टेक्स्ट ने, ये YTM की बात कर रहा हूं, उन्होंने ये बताया इन सभी दशाओं को देखकर कि जो प्रति चक्रवाती दशाएं बन रही है वह धरातल से जो निम्न वायुदाब के हल्की की जो पवन ऊपर उठ रही है, तो वह 90 डिग्री के ईस्ट के आसपास क्या होती है, भूमध्य सागर में उतरती है। जब भूमध्य सागर में वह उतर रही है तो मानसून जब पूर्व में रह जाएगा, लेकिन जैसे ही जून का महीना आएगा तो जो ये हवाएं ऊपर उठ रही है, कहाँ से, तिब्बत के पठार से, जो निम्न वायुदाब की जो दशाएं बन रही है यहाँ पर, जो यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठ रही है वह उठ के जून आते आते 80 डिग्री ईस्ट के आसपास क्या उतरने हो जाएगी, नीचे उतरने लग जाएगी भूमध्य रेखा में। जब वो नीचे उतरने लग जाएगी, जेट स्ट्रीम यहाँ से हट जाएगा, तो मानसून का भारत में क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। जैसे ही भारत के अंदर 1 जून को केरल में मानसून की पहली वर्षा होती है तो उसे कहते हैं मानसून का फटना। क्या कहते हैं, मानसून का फटना कहते हैं, मानसून का फटना। जब 1 जून को केरल में सर्वप्रथम जो वर्षा होती है, 1 जून को केरल में प्रथम जो वर्षा होती है उसे मानसून का फटना या प्रस्फुट, प्रस्फुट इसको फटना कहा जाता है, यानी कि जो प्रस्फोट, प्रस्फोट कहा जाता है। ठीक है, 1 जून को केरल में प्रथम वर्षा होती है तो उसे मानसून का फटना या प्रस्फोट कहा जाता है। अब बात करते हैं YTM ने तिब्बत के पठार को मानसून का इंजन कहा। 1 जून को वर्षा हो रही केरल पे सर्वोच्च उसे कहते हैं मानसून का फटना। YTM ने कहा कि भारत में जो तिब्बत का पठार भारत के मानसून का क्या है, इंजन है। ये किसने कहा, YTM ने कहा है। तो ये कुछ संकल्पनाएं थी जो मानसून के जो आधुनिक मत उसको लेकर। अब 2 संगठन हुए हैं, यानी कि 2 सम्मेलन हुए हैं आधुनिक मत को लेकर, यानी कि जो मानसून उत्पत्ति इसको जानने के लिए भारत और रूस को लेकर, उसकी चर्चा और करते हैं। मानसून की उत्पत्ति को लेकर जो आधुनिक मत है उनको लेकर एक अभियान चला है
भारत और रूस दोनों ने मिलकर एक अभियान चलाया, कब? 1973 में भारत व रूस ने मिलकर एक अभियान चलाया 1973 के अंदर कि उन जो मानसून की उत्पत्ति है उसका कारण क्या क्या है, यानी हिंद महासागरीय है और और क्या कारण है। तो उसका नाम इन्होंने लिखा है आई एस एम, ISM और EX, इंडो सोवियतीय मानसून एक्सपेरिमेंट। इंडो सोवियतीय मानसून एक्सपेरिमेंट, ये जो अभियान चला है 1973 में, किन किन ने मिलकर चलाया है? तो ये चलाया है भारत और रूस ने मिलकर। फिर 1979 में 1979 में 1979 में इसी दल ने मोनेक्स अभियान और चलाया है। 1973 में रूस और भारत ने कौन सा चलाया था? ISMEX यानी इंडो सोवियती मानसून एक्सपेरिमेंट। इसी दल ने 1979 के अंदर मोनेक्स अभियान चलाया था, मानसून एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 1979 के अंदर मोनेक्स मानसून एक्सपेरिमेंट चलाया था किसने? भारत और रूस ने मिलकर। जो इसका जो दल बना था इंडो सोवियती मानसून एक्सपेरिमेंट का, इसी दल ने 1979 के अंदर मोनेक्स जो मानसून एक्सपेरिमेंट चलाया था, किसने चलाया था? इन्होंने चलाया था। अब इन्हीं अभियानों का जो निष्कर्ष है, भारतीय जो मौसम विभाग है के अध्यक्ष पी कॉन्टेश्वर, ने इसकी क्या दी थी? जानकारी थी। या इस अभियान में जो निष्कर्ष प्राप्त हुए इसको प्रस्तुत किसने किया था? मौसम विभाग के, भारत के जो मौसम विभाग है उसके जो अध्यक्ष थे पी कॉन्टेश्वर ने इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया था। अब इसमें जो कार्य करने वाले हैं वो पी कॉन्टेश्वर के बाद इस दल में जो भारत के लोग थे वह राम रतन, पी कॉन्टेश्वर के अलावा जो व्यक्ति थे कौन कौन से थे? राम रत्ना और रामास्वामी रमन, रामास्वामी रमन, पी कॉन्टेश्वर, राम रतन, रामास्वामी रतन। और फिर अगले जो व्यक्ति बात करते हैं वो कृष्ण मूर्ति रामनाथन, YTM आदि विद्वान के इसमें सम्मिलित थे। कौन सा जो मोनेक्स अभियान चला था इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो मानसून भारत में प्रवेश कर रहा है वो हिंद महासागर में किन किन कारणों से कर रहा है? हिंद महासागर में उच्च वायुदाब रहता है, भारत के अंदर निम्न वायुदाब की जो दशाएं बनती है वो मानसून दशाओं क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो वहां से भारत में क्या मानसून प्रवेश करता है। इन्होंने एक बात और बताई कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, अगर मई के महीने में यहाँ पे बर्फबारी होती है तो भारत का मानसून क्या रहता है? कमजोर रहता है। यानी भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है हिमालय पर्वत क्षेत्र में, यहाँ पे अगर मई के महीने में अगर बारिश वो सॉरी बर्फबारी हो रही है तो भारत का मानसून क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। अब देखते हैं मानसून विराम। मानसून विराम वो है कि भारत में जब मानसून प्रवेश कर जाता है तो कभी कभार 2 दिन तक, 4 दिन तक, कभी अधिकतम 2 सप्ताह तक जब मानसून रुकता है यानी बारिश रुक जाती है तो उसे कहा जाता है मानसून विराम। यानी कभी देखते हैं कि मानसून भारत में प्रवेश करने के बाद में कभी 7 दिन का गैप लग गया, कभी 10 दिन का लग गया, कभी 2 सप्ताह का लग गया। तो वो जब सप्ताह का गैप लग रहा है, दिनों का जो गैप लग रहा है उसे कहते हैं मानसून का, जो मानसून है भारत में प्रवेश करता है तो मानसून विराम कहते हैं। मानसून उस टाइम में विराम की स्थिति में रहता है। तो जैसे 2 से लेके 4 या 2 सप्ताह तक रहता है तो इसे कहते हैं मानसून विराम। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानसून विराम क्या है, तो मानसून भारत में मानसून प्रवेश करने के बाद अगर कुछ समय के लिए रुकता है या बारिश नहीं होती है तो उसे कहते हैं मानसून का विराम। तो हो गई भारत के मानसून विराम की स्थिति। अब देखते हैं भारत के अंदर जो वर्षा हो रही है वो किस किस ऋतु में कितनी हो रही है।
भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण। भारत के अंदर जो वार्षिक वर्षा है वर्ष भर के अंदर किस किस से कितनी हो रही है, दक्षिण पश्चिम हवा से कितनी हो रही है, शीत ऋतु में कितनी हो रही है, उसकी चर्चा करेंगे। तो भारत में जो औसत वर्षा है, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, तो 115 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर के लगभग क्या होती है, वर्षा होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है दीवार भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, तो भारत में औसत वर्षा हो जाती है 115 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। अब भारत में देखते हैं पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो भारत में अगर औसत माने 100% वर्षा, तो उनमें से कितनी किस्में हो रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनों से हो रही है 75% वर्षा। ठीक है, कितनी हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसूनों से, 75% वर्षा। और बात करते हैं मानसून जो पूर्व की वर्षा है, पूर्व की वर्षा जैसे हम देख रहे थे, आम्र वर्षा है, काल वैसाखी है, फूलों वाली बौछार है, ब्लास्म शावर है, चेरी ब्लास्म है। तो मानसून पूर्व की वर्षा कितनी होती है, लगभग 10%। कितनी हो रही है, लगभग 10%। और बात करें लौटते मानसून से, भारत में कितनी वर्षा होती है, लगभग 13%। चौथे नंबर बात करते हैं शीत ऋतु में, जब माउट वगैरह होती है, शीत ऋतु में वर्षा की बात करते हैं तो वो लगभग कितनी होती है, 3% तक वर्षा होती है। अब भारत में हमने देखा है कि जो वर्षा का जो वितरण है दक्षिण पश्चिम मानसून से 75% हो रही है, और मानसून पूर्व की जो वर्षा 10% हो रही है, और लौटते हुए मानसून की हो रही है 13%, और शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा हो रही है वो आ रही है 2%। कितनी है, 2%। इसका टोटल करोगे 75, 85, 87, 90 और 100, यानी कुल टोटल इसका कितना हो गया, 100। भारत में औसत 100% की हम बात करें, तो इनमें से जो 75% वर्षा वो तो हो रही है भारत में मानसूनी पवनों से, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से। मानसून पूर्व की बात करते हो वो हो रही है कितनी, 10%। लौटते हुए मानसून से बात करें हो रही है 13%, और शीत ऋतु की अगर बात करें तो वर्षा हो रही है लगभग 2 से 3%, या लगभग 2% इसका माना जाएगा। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, 115 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। क्वेश्चन अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में औसत जो वर्षा है वो कितनी होती है, तो 115 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है। बात कभी ये पूछी जाती है दक्षिण पूर्वी मानसूनों से भारत में औसत वर्षा कितने प्रतिशत होती है, 75%। मानसून पूर्व की वर्षा की बात करें कि भारत के अंदर मानसून पूर्व की जो वर्षा है वो कितनी प्रतिशत होती है, 10%। लौटते मानसून की बात करें तो लगभग 13%। शीत ऋतु में बात करें तो लगभग कितनी, 2% तक वर्षा होती है किसमें, भारत के अंदर। भारत के अंदर जो प्रतिशत की हमने मौसम की बात की, अब ये कि इसके बारे में अगली चर्चा हमारी वो है कि भारत के अंदर मानसून परिवर्तन की जो सॉरी वर्षा की जो परिवर्तन का औसत है वो कितना, कहां पर है, सर्वाधिक कहां पे, वो कम कहां पर है। भारत में वार्षिक वर्षा का परिवर्तनशीलता विचलन, ठीक है, कि भारत के अंदर जो पूरी वर्षा हो रही है वर्ष के अंदर, उसमें सर्वाधिक परिवर्तनशीलता प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कौन सी जगह रहती है। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी परिवर्तनशीलता की बात पूछी जाए और अगर भारत के क्षेत्रों के नाम दी जाए, जहां पे वर्षा सर्वाधिक हो रही है वहां पर परिवर्तनशीलता सबसे कम रहेगी, जहां पे सबसे कम वर्षा होती है वहां पे परिवर्तनशीलता सबसे ज्यादा रहेगी। इसका कारण क्या है, कम वर्षा और अधिक वर्षा। इसकी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कम वर्षा वाले स्थान पर जैसलमेर की बात करें 10 सेंटीमीटर के लगभग क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। बात कर लेते हैं अधिक वर्षा की, जैसे मान लीजिए पूरी जो पश्चिमी घाट है इसके पश्चिम के अंदर लगभग 100 सेंटीमीटर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक है, जैसलमेर में 10 हो रही है और यहाँ पर कितनी हो रही है, 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, दो स्थान है।
अब परिवर्तनशीलता के आधार पे देखे, अगर मान लीजिए पूरे संपूर्ण भारत के अंदर औसत वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर हर वर्ष, एक वर्ष के अंदर सभी जगह पे बढ़ गई। अब 10% जो बात करी परिवर्तनशीलता यहाँ पे है, तो यहाँ पर 10% तो थी, 10% और बढ़ गई, 10% पर वर्षा और हो गई। यहाँ पर भी बात है, यहाँ पे 10% वर्षा और हो गई, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो रही थी, 110 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो रही थी, मान लीजिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर ही यहाँ पे बढ़ी है, और 10% ही जो वर्षा है सेंटीमीटर वो यहाँ पर बढ़ी है। अब इसमें देखना, पहले 10 हो रही थी, 10 और हो गई, तो कितना प्रतिशत वर्षा ज्यादा हुई? लगभग दुगनी हो गई, यानी कि 10% हो रही थी, 10 को 10 और मिल गई, तो कितने प्रतिशत वर्षा हुई? यानी 2 गुना हो गई। ठीक है, 2 गुना मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो रही थी, और 10 सेंटीमीटर वर्षा और हो गई, तो 20 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। पहले के अनुपात में कितने गुना वर्षा हुई है? 10 गुना। ठीक है, लगभग 100 गुना, यानी कि 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर वर्षा हो 100 गुना हो गई। 100 सेंटीमीटर वर्षा थी, 10 सेंटीमीटर हो रही है, तो यहाँ पे कितनी वर्षा का प्रतिशत बढ़ा? 10%। कितना पड़ा? यहाँ पे 10%, तो यहाँ पे 100%। यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो तो कितना हो गया? 100% का। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो कितने का हुआ? 10% का। वर्षा तो यहाँ पे भी बढ़ी है, वर्षा तो यहाँ पर भी बढ़ी है। अगर यहाँ पर आप 100 की जगह 50 इसकी 10 की जगह 50 सेंटीमीटर भी वर्षा बढ़ा दोगे ना, तो भी यहाँ पे 50% का चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ पर 100 का हो गया। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बढ़ी है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही बढ़ती, तब अनुपात बराबर रहता। लेकिन बात मान ले कि सभी जगह भारत के अंदर जो वर्षा है 10 सेंटीमीटर हर जगह बढ़ गई, तो जहां पर जो परिवर्तनशीलता कहां पे सर्वाधिक होगी? जहां पे वर्षा क्या हो रही है? सबसे कम हो रही है, वहां पे परिवर्तनशीलता क्या रहेगी? सर्वाधिक रहेगी। और जहां पे वर्षा सर्वाधिक हो रही है वहां पे 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई, तो वहां पे लगभग दोगुना परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन कितना हुआ? सिर्फ 10% का। और जहां पे 10% वर्षा हो रही है वहां पे 10% और बढ़ गई, तो वहां पे परिवर्तन कितना होगा? लगभग 100 गुना का हो गया। ठीक है, यानी 100% वर्षा में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। इसमें 10% हुई है। तो बात करेगी जो वर्षा है, अधिक वर्षा वाले स्थान में तो परिवर्तनशीलता क्या रहेगी? कम रहेगी। और कम वर्षा वाले स्थान पर परिवर्तनशीलता क्या रहेगी? अधिक अधिक रहेगी। अब बात कर लेते हैं भारत के मानचित्र के आधार पे। अब भारत में परिवर्तनशीलता की बात करते हैं। पश्चिमी घाट और मेघालय वाले क्षेत्र में, इसमें बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, मध्यवर्ती भारत की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब जो परिवर्तनशीलता की बात करते हैं यहाँ पे, जो क्षेत्र आ गया, अब सर्वाधिक जो कम परिवर्तनशीलता वो तो 15% की रहेगी यहाँ पर, भारत के प्रायद्वीपीय भाग के जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर। और 60% जो अधिक परिवर्तनशीलता वो वर्षा कहाँ पे कम हो रही है? पश्चिमी राजस्थान में 60% यहाँ पे हो रही है। और 75% परिवर्तनशीलता है वो कहाँ पे हो रही है? इस क्षेत्र में 30 से 60% हो रही है इस क्षेत्र में, 30 से 60 यहाँ पे हो रही है। 15 से 30% का जो चेंजिंग है परिवर्तनशीलता वो यहाँ पे हो रही है। तो सर्वाधिक कहाँ पे हो रही है? तो पूर्वी जो राजस्थान भारत है इसके क्षेत्र में, और उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में। फिर बात करते हैं उत्तरी हिमालय वाले क्षेत्र में, फिर बात करते हैं मध्यवर्ती और जो भारत है दोनों दोनों हिस्सों में उसमें, और पश्चिमी घाट श्रेणी में। ये हो रही वर्षांत की परिवर्तनशीलता की बात करते हैं यहाँ तक की। इसके बाद में बात कर रहे हैं अल नीलो और ला नीलो क्या है। अब भारतीय मानसून पर मानसून पर अल नीनो का प्रभाव।
इसका भारत के मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। ये बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इधर बात करते हैं एशिया और यूरोप। अब अल्नीनो क्या है, अल्नीनो है कि जो महासागर समुद्री जो धाराएं बहती है वो दक्षिण की ओर की हवाएं तो बहती है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं जो धाराएं चलती है, समुद्री धाराएं, वो चलती है क्लॉकवाइज, और दक्षिण की चलती है एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो इधर से चलेगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जो हवाएं चलेगी वो इधर से चल के ऐसे घूम के आएगी, और इधर से जो उत्तरी गोलार्ध में चलेगी वो ऐसे चल के अपनी घड़ी के अनुसार घूम के आएगी, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो ऐसे घूमने से जो पवने है वो इधर से ऐसे घूमती है, फिर पवने ने महासागरीय धाराएं। अब अल नीनो क्या है कि यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है इसके तट पर पेरू या हम्बोल्ट जो समुद्री धारा है वो प्रवाहित होती है। कौन सी धारा? पेरू या हम्बोल्ट की जो समुद्री धारा वो प्रवाहित होती है कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे। यह है प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पे हिंद महासागर। हिंद महासागर को आपको बताया था कि हिंद महासागर का नाम किस देश के ऊपर पड़ा है? भारत के देश के ऊपर, यानी हिंदुस्तान के नाम पर इसका हिंद महासागर नाम पड़ा है। और इसकी हिंद महासागर की सर्वाधिक जो जलीय सीमाओं कौन बनाता है? भारत ही बनाता है। अब बात कर रहे हैं कि तो दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट की धारा प्रवाहित होती है, ठंडी जो धारा कैसी है? ठंडी। ठंडी धारा होने के कारण यहाँ पर ऐसा उच्च वायुदाब की स्थिति बनी हुई रहती है। कौन सी वायुदाब की? उच्च वायुदाब की। उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है कौन सी जगह? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। और प्रशांत, ये प्रशांत महासागर है, इसका पूर्वी किनारा हो गया ये, दक्षिणी अमेरिका का इसका पश्चिमी किनारा हो गया ये। इस पे हमेशा हम्बोल्ट की जो ठंडी धाराएं हैं वह प्रभावित होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि तापमान सर्वाधिक होगा, वहां पे निम्न वायुदाब बनेगा। तो यहाँ पर तापमान तो क्या है कि निम्न रहेगा, और वैसे भी यहाँ पे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा प्रभावित हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब रहता है तो यहाँ पर हमेशा सूखे की स्थिति बनी हुई रहती है, यानी यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, सूखे की स्थिति बनी हुई रहती है। जब यहाँ पे उच्च वायुदाब रहता है तो इधर से जो महासागरीय जो पवन धाराएं हैं वो इधर की ओर प्रभावित होती है, फिर वापस ऊपर जो यहाँ पर बात करेंगे जो महासागरीय धाराएं वो कौन से गर्म प्रभावित होगी? यहाँ पर उच्च वायुदाब रहेगा तो उत्तर वाले क्षेत्र में कौन सा रहेगा? निम्न वायुदाब रहेगा। तो जब ये लानिनो की स्थिति में रहेगी, लानिनो की, तो भारतीय मानसून कैसा रहेगा? धनात्मक। और अल की जब स्थिति यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी? 4 या 5 वर्षों के अंतराल पर यहाँ पर जो अम्बोल्ट की धारा है ये तो रुक जा, प्रवाहित होना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। यहाँ पर जो धारा है वह प्रवाहित होती है कौन सी? अल की, क्रिसमस के आसपास। ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है इसकी जगह प्रवाहित होने वाली जो धारा कौन सी? अल की धारा है। ये हमेशा क्या करती है? फिर उल्टी धारा बहती है, ऐसे बढ़ने लग जाती है। जब ये धारा ऐसे बहेगी तो हमेशा क्या हो जाएगी? गर्म धाराएं रहेगी। और जब गर्म धाराएं रहेगी तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी। जब यहाँ पर क्या होगा? जब निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, गर्म धाराएं चलेगी, यहाँ पे वर्षा होगी, तो भारत का मानसून क्या करेगा? कम रहेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। जब लानिनो की स्थिति रहेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा और यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब अल्निनो की बात करते हैं। इसका जो नामकरण है वह गिलबर्ट वाकर ने दिया था, गिलबर्ट वाकर ने।
ठीक है। अब यहाँ तक की बात हो कि अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो क्या है कि पेरू या हम्बोल्ट, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पहले कि पेरू या हम्बोल्ट की धारा की स्थान पर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या नाम है, तो उसका नाम है अल नीनो। हम्बोल्ट और पेरू की धारा दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है और जो अल नीनो की धारा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। तो क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होती है तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे क्या होगी, वर्षा होगी। जब वहां पे वर्षा होगी वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा तो हिंद महासागर की तरफ क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। जब हाई प्रेशर रहेगा तो यहाँ से जो धाराएं हैं वो प्रवेश भारत की तरफ नहीं करेगी। ठीक है। अगर यहाँ पर हमेशा देखें निम्न वायुदाब रहेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, तो अगर यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, तो जो समुद्री धाराएं को प्रभावित करेगी और यहाँ से प्रभावित होकर भारत में मानसून क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर हाई रहेगा, तो भारत का मानसून क्या रहेगा, हमेशा कमजोर रहेगा। यह है अल नीनो और ला नीनो। भारत में सामान्यतः अच्छी वर्षा होती है तो स्थिति कौन सी रहती है, ला नीनो की। और जब मानसून कमजोर रहता है उसको उसका जिम्मेदार कौन सी है, अल नीनो की। जो समुद्री धारा वो प्रभावित होती है तो उसका जिम्मेदार माना गया है। इसकी एक चीज और है कि भारत में मानसून का पता लगाने के लिए पूर्वी प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा और हिंद महासागर के वायुदाबों का हमेशा वायुदाब का पता लगाकर ही भारतीय मानसून का पता लगाते हैं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में तो क्या है, डार्विन। और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, ताहिती। ताहिती, यहाँ पे ताहिती। यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा तो यहाँ पे मानसून जो हवाएं वो चलेगी, यहाँ पे क्या करेगी, वर्षा करेगी। तो इन दोनों का बात करते हैं कि यहाँ पर मानसून का पता है, इन दोनों की स्थानों की वायुदाब की स्थिति देख रही क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि यहाँ पर डार्विन में हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। ताहिती के अंदर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर। अगर यहाँ पे लो रहेगा तो इधर की जो हवा है वो इस तरफ चलेगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्षा होगी। और जो शुष्क करने वाला स्थान है यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। जब यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पर लो प्रेशर रहेगा, तो मानसूनी धाराएं क्या इधर की ओर प्रवाहित होकर हिंद महासागर से भारत की तरफ क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अल नीनो, और अल नीनो जो है नामकरण किसने दिया था, गिलबर्ट ने। जो अल नीनो का जो नामकरण है वो किसने दिया था, गिलबर्ट ने। अब बात करते हैं ताहिती के अंदर हाई प्रेशर है, ताहिती के अंदर अगर हाई प्रेशर है, डार्विन में अगर लो प्रेशर है, तो मानसून भारत के लिए कैसा है, धनात्मक है। भारत के लिए कैसा है, धनात्मक। कैसा कि डार्विन में लो और ताहिती के अंदर हाई। अगर यहाँ पर लो और यहाँ पर अगर ताहिती डार्विन में हाई हो गया तो भारत का जो मानसून है वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डार्विन के अंदर हाई प्रेशर और ताहिती के अंदर लो प्रेशर है तो भारत का मानसून कैसा रहेगा, तो क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। अगर क्वेश्चन अभी से पूछा जा सकता है कि ताहिती के अंदर अगर हाई प्रेशर है, डार्विन के अंदर अगर हाई प्रेशर है, सॉरी लो प्रेशर है, तो मानसून कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा भारत का। ये हो गई यहाँ तक की बात। जो अल नीलो है ये नामकरण किसने दिया था, गिलबर्ट ने नामकरण दिया था कि जो अल नीलो की जो धारा है उसको नाम देने वाले कौन थे, गिलबर्ट। पेरू की जो धारा है इसको नाम हम्बोल्ट ने क्यों दिया, क्योंकि हम्बोल्ट है, इन्होंने इस पेरू की धारा है इसका क्या किया था, खोज की थी। किसने, हम्बोल्ट ने। इसलिए इसे पेरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा भी इसे कहा जाता है। ये जो शब्द है अल नीलो वो स्पेनिश भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, स्पेनिश, स्पेनिश भाषा का शब्द है। कौन सा, अल नीलो कौन सी भाषा का, स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट किसका मतलब होता है, अल नीलो का। ये बात किस भाषा शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है। इस चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट से क्या बना है, अल नीलो। ये लगभग क्रिसमस के आसपास धारा प्रभावित होती है। तो ये जो हमारी यहाँ तक की बात है भारत के मानसून की लेकर, भारत की जलवायु को लेकर हुई है। अगली जो चर्चा वो हमारी रहेगी अपने सबसे प्रसिद्ध मुद्दे हैं कौन से, कोपेन और टेवार्ता और थार्मेट, इनको लेकर चर्चा होगी। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों किस प्रकार बांटा है, जो कोपेन ने जलवायु प्रदेश बांटे उसके अंदर भारत में कौन कौन से आते हैं, टेवार्था ने कौन कौन से बताए और थार्मेट ने कौन कौन से जलवायु प्रदेश बताए। इनको लेकर नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगी, चर्चा होगी। सभी को नमस्कार।